नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे हमारे एथिक्स की दूसरी वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे एथिक्स की कुछ क्लासेस और उसके साथ साथ हम कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे जिसका हम यूज़ एथिक्स में भी कर सकते हैं और एसए में भी कर सकते हैं, क्योंकि एथिक्स तो पेपर ही एग्जाम्पल का है, चाहे वो प्रशासक की दृष्टि से हो, चाहे एक सामाजिक नागरिक की दृष्टि से हो। क्योंकि एक प्रशासक में साहस का गुण होना चाहिए, उससे संबंधित हमारे पास एग्जाम्पल होने चाहिए। पारदर्शिता हो, चाहे जवाबदेहिता हो, चाहे उत्तरदायित्व हो, चाहे ईमानदारी हो, चाहे सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा आदि गुण हो, ये इनका एग्जाम्पल हमारे पास होना चाहिए। हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो। एक बेहतर और सुंदर समाज के निर्माण के लिए सुख को किस अर्थ में देखना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच और देखने का नज़रिया अलग अलग है। कुछ व्यक्ति भौतिक सुखों को अधिक महत्व देते हैं, कुछ व्यक्ति नैतिक सुखों या मानसिक सुखों को अधिक महत्व देते हैं। जिस प्रकार कुछ व्यक्ति आनंदपूर्ण जिंदगी जीने के लिए गाड़ी, बंगला, वस्त्र, खान पान को अधिक महत्व देते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति मानसिक सुख को, मानसिक शांति को और सम्मान प्रतिष्ठा को अधिक महत्व देते हैं। और इसमें क्वेश्चन पूछा है कि आप सुख को किस नज़रिए से देखेंगे। सुख कितने प्रकार का है पहले तो हमको पता होना चाहिए। नैतिक सुख, जिसमें हमको दूसरों की मदद करने में आनंद मिलता है। मानसिक सुख, जो वास्तव में एक शांति होती है मन की, उसको एक सुख मानते हैं। जो व्यक्ति नैतिक सुख और मानसिक सुख के रूप में अपने सुख को स्वीकार करता है, इसे समाज ज्ञानवान होता है और नैतिक बनता है। सद्गुणी समाज का निर्माण होता है। और अब अगर सद्गुणी समाज होगा, सद्गुणी का मतलब, सद्गुण क्या होता है? एक ऐसी मनोवृत्ति होती है जो व्यक्ति को कामयाब बनाती है, प्रतिष्ठा की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से एक सम्मान प्रिय व्यक्ति बनाती है, वो सद्गुण होता है। और अगर आप नैतिक सुख और मानसिक सुख को अधिक महत्व देते हो तो आप एक सद्गुणी समाज का निर्माण करते हो, क्योंकि जो सद्गुण युक्त होता है, नैतिक सुख को महत्व देता है, वो भ्रष्टाचार को के खिलाफ होता है, सत्य बोलता है, दूसरों की मदद करता है, यानी करुणा, सहानुभूति जैसे गुण को अपने अंदर समाहित करता है। इससे अपराध मुक्त समाज का निर्माण होगा और गांधी के राम राज्य का निर्माण होगा। इससे व्यक्ति को गांधी, मदर टेरेसा और बुद्ध बनने में मदद मिलेगी। सुख को सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय के रूप में देखा जाना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को सामाजिक विकास के पहलुओं के अनुसार अपने सुख को देखना चाहिए और समाज में न्याय को प्रसारित किया जाए इस रूप में भी। चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे कोई आम नागरिक हो, उसको सामाजिक न्याय के रूप में अपने सुख को देखना चाहिए। समावेशी विकास और शांतिपूर्ण समाज के रूप में स्वीकार करना चाहिए। व्यक्ति को समावेशी विकास को बढ़ावा देने में सुख की प्राप्ति महसूस होनी चाहिए और समाज में शांति व्यवस्था को कायम रखने में सुख महसूस होना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को ऐसा सोचना चाहिए कि सबका विकास ही उसके सुख की आधार है। जब तक समाज के वंचित वर्गों का सुखी नहीं देखा जाएगा तो वह अपने आप को भी सुखी महसूस नहीं करेगा। और शांतिपूर्ण समाज अर्थात व्यक्ति को केवल अपने हितों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सामाजिक हित, सामूहिक हित को अपने सुख का आधार बनाना चाहिए। सद्गुणों के रूप में व्यक्ति के पास विवेक, साहस, संयम, प्रेम के रूप में स्वीकार करना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को कर्तव्यनिष्ठा और सत्यनिष्ठा बनने में ही सुख की अनुभूति होनी चाहिए। लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप सुखी कब होंगे, हर व्यक्ति का अपना अपना दायरा है। कुछ व्यक्ति समाज की भलाई करके सुखी होता है और कुछ व्यक्ति निज हित को प्रोत्साहित करके सुखी होता है। अगर एक अच्छा सिविल सेवक है और एक सिविल सेवक में नोलन समिति ने कुछ गुण बताए हैं कि वह एक जवाबदेही व्यक्ति होगा, उत्तरदायित्व होगा, महसूस करेगा, अपने कार्य के प्रति ईमानदार होगा, समाज में करुणा, सहानुभूति जैसे मूल्यों को समाहित रखेगा, साहस होगा। ऐसे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास एग्जाम्पल होना
अति आवश्यक है। अगर आप जिस प्रकार मैं आपको कहूँ कि श्रीधरन जो एक बिल्कुल ही ईमानदार व्यक्ति रहे हैं, और जिस प्रकार मैं आपको कहूँ एम विश्वरिया एक इंजीनियर रहे हैं जो अपने काम के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहे हैं। और इसी प्रकार आप अन्य IAS अधिकारी, अन्य सामान्य नागरिकों को भी देख सकते हैं। इसी तरह से हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। जिस प्रकार हमारा पहला एग्जाम्पल है झूलन गोस्वामी का। झूलन गोस्वामी, यह एग्जाम्पल हम उस एक पितृसत्तात्मक समाज के खिलाफ खड़े होकर लड़ने और कामयाब होने के उदाहरण को ले सकते हैं। एक साहस के रूप में भी देख सकते हैं कि झूलन गोस्वामी ने 19 वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लिए। उस दुनिया में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की जहां महिलाओं को एक दोयम दर्जे का व्यक्ति समझा जाता है। आपको याद रखना है झूलन गोस्वामी। अगर आप महिला सशक्तिकरण से संबंधित कुछ भी एग्जाम्पल लिखते हो, कोई कोट लिखते हो, या आप एक साहसी महिला होने का देते हो, उसके बाद हमारा आता है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, हमारा आता है एक जो ट्विटर है उसका CEO बना है हमारा भारतीय अग्रवाल, पारस पराग अग्रवाल। अगर आप देखते हैं कि भारतीय जो व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो प्रवास करते हैं अच्छी इनकम के लिए विदेशों में, और विदेशी कंपनियां उनको ऐसे ऑफ़र देती है कि वो भारत में काम करने नहीं चाहते। और भारत की जो विदेशी मुद्रा संपत्ति है उसमें विदेश भारतीयों का क्या योगदान है, ऐसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। और इनकी बुद्धिमत्ता, भारत की बुद्धि और सोच को आप प्रदर्शित करने के लिए ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि जो ट्विटर का CEO बनाया है पराग अग्रवाल को, आप इस एग्जाम्पल देख सकते हैं। पराग अग्रवाल को 29 नवंबर 2021 को ट्विटर के नए प्रमुख कार्यकारी CEO के रूप में नियुक्त किया। अगर आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें ज्योतिबा फुले का, आपको पता है कि ज्योतिबा फुले महात्मा ज्योतिबा फुले, इनको बाबा अंबेडकर अपना गुरु मानते थे और इन्होंने अपने दलितों और महिलाओं के लिए हमेशा कार्य किया। आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अगर आप दलितों के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए जो संत महात्मा हैं, विद्वान हैं, महापुरुष हैं, उनका उदाहरण लिखना चाहे ज्योतिबा फुले और भीमराव अंबेडकर का। अगर आप देखते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्होंने भारत को एक श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, और इन्हीं का प्रयास है कि जो आज अमूल डेयरी है गुजरात में, उसका एक संस्थापक के रूप में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और जिसके परिणाम स्वरूप आज वर्तमान समय में भारत दुग्ध में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ निर्यात भी करता है। अगर आप साहस की बात देखें, खुदीराम बोस का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जिन्होंने 18 वर्ष 8 महीने और 8 दिन के आयु में देश की स्वतंत्रता के लिए और समाज हित के लिए अपने आप को हंसते हुए कुर्बानी दे दी थी। और इसी प्रकार आप पद्मश्री दुलारी देवी का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जिन्होंने अशिक्षित होने के बावजूद अपनी हस्तकला से एक उपलब्धि हासिल की है, जिसको लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उसको पद्मश्री से सम्मानित किया है। दुलारी देवी को बिहार की मशहूर मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में योगदान के लिए इस साल पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया है, क्योंकि हर सफलता के पीछे संघर्ष भरी कहानी होती है। ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल संघर्ष से भी संबंधित है, साहस से भी संबंधित है, और बदलते हुए वर्तमान परिवेश से भी संबंधित है। ये पहली मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स जीतने वाली पहली भारतीय ट्रांसजेंडर बनी है श्रुति। मतलब ट्रांस का मतलब जो आप समझ गए हो, ट्रांस मतलब जो नए पुरुष है, नए महिला, और मतलब प्रकृति की देन। लेकिन इसने अपने साहस और मेहनत के बल पर मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स का खिताब जीता है। अगर आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, एक IAS अधिकारी है, और इसके जो काम करने के तरीके और इसकी सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को लेकर और पारदर्शिता, ईमानदारी को लेकर एग्जाम्पल के रूप में आप इसको यूज करते हैं रजनी शेखरी सिब्बल, जिन्होंने जो हरियाणा में एक JBT भर्ती को डाला हुआ था, उसने राजनीतिक प्रभाव दबाव को न स्वीकार करते हुए और रिश्वत को ठुकराते हुए एक अपनी जो चेतना है, अपने जो गुण हैं, सद्गुण हैं, उनके ऊपर कायम रही रजनी शेखरी सिब्बल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं समित शर्मा का, जो IAS अधिकारी हैं राजस्थान में। ये अपने
अपने जो कलीग हैं, अपने जो कर्मचारी हैं, उनके साथ इतने आत्मीयता रूप से जुड़े हुए थे। कभी जब इनका ट्रांसफ़र किया गया तो बहुत से जो 12,000 जो सरकारी कर्मचारी थे, उन्होंने धरना, सामूहिक अवकाश पर चले जाने की चेतावनी दे दी थी सरकार को। समित शर्मा, अगर आप GR खन्नार जो IAS अधिकारी रहे हैं और इसके को भी एग्जाम्पल दे सकते, जो अपनी नौकरी के टाइम में जवाबदेहिता, प्रतिबद्धता और ईमानदारी के प्रतीक के रूप में रहे हैं GR खन्नार। अगर आप मनोज नाथ का एग्जाम्पल दें, जो 20 साल की उम्र में ही IPS सेलेक्ट हो गए थे और उन्होंने बिहार पुलिस में अनेक पदों पर सेवाएं दी हैं, और उनकी ईमानदारी और सेवा के प्रति आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, मनोज नाथ का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। उसके बाद आती है पुन्ना मालकोंडिया, जो आंध्र प्रदेश की IAS अधिकारी रही हैं, और इन्होंने भी अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी सर्विस ईमानदारी से निकाली है, और उन्होंने कभी भाई भतीजावाद आदि और बेईमानी, रिश्वतखोरी जैसे और राजनीतिक तटस्थता, अपक्षपातीयता जैसे गुणों को अपने अंदर समाहित किया है। पूनम मालाकोंडे। अगर आप नेक्स्ट एग्जाम्पल दें, अगर प्रकृति के प्रति कोई एग्जाम्पल एथिक्स में क्वेश्चन आता है, पर्यावरण नैतिकता, उसमें आप अरुणिमा का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिन्होंने 8 वर्षों में अनेक जीव जंतुओं की रक्षा की और 28,000 कछुओं को भी बचाने का कार्य किया। अगर नेक्स्ट आप एग्जाम्पल देना चाहते हैं, न्यूयॉर्क के पैकिसी में कब्रिस्तान में हेडस्टोन पर लिखा है आनंदीबाई जोशी, जो MD रही हैं चिकित्सा में, MBBS करने के बाद, MD करने के बाद जो पहली भारतीय महिला डॉक्टर बनी थी, और इन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में समर्पित कर दिया। MD आनंदीबाई जोशी। नेक्स्ट हमारा आता है, अगर आप पर्यावरण से संबंधित कुछ भी एग्जाम्पल देना चाहते हो, ये हमने आज 18 एग्जाम्पल किए हैं, आगे हम अगली वीडियो में करेंगे। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, आप कब सुख की अनुभूति या खुशी अनुभूति महसूस करते हैं। ये पहले से अब जो हमने डिस्कस किया उससे ये आंसर निकल सकता है कि आप खुश कब होंगे। अगर आप वास्तव में अच्छे इंसान हैं तो दूसरों की खुशी में ही खुशी महसूस करेंगे, समाज के विकास में ही अपने खुशी को महसूस करेंगे, जो संवैधानिक मूल्य कानून के पालन में अपने खुशी को महसूस करेंगे, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को आधार बनाकर कार्य करने में ही खुशी महसूस करेंगे। हमने पहले भी कर लिया है। जब दूसरों के चेहरे पर खुशी देखी जाए तब मैं खुशी महसूस करूँगा। जब सामाजिक और आर्थिक न्याय में योगदान कर सकूं तब मैं खुशी महसूस करूँगा। कानून का अनुपालन करने में, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखने और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने और बंधुता को प्रोत्साहित करने में, सतत विकास, समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रतिबद्ध होने में, और ज्ञान अर्जन में कर्तव्य का पालन करने में। आप सुख को किस अर्थ में स्वीकार करना चाहते हैं, मतलब आप वास्तविक सुख किसको मानते हैं, भौतिक सुख को मानते हैं या नैतिक या मानसिक सुख को, ये आपकी निजी राय है। हमारा एक क्वेश्चन बनता है, कानून का पालन करना चाहिए या नहीं चाहिए। क्वेश्चन पे आ जाता है कि कानून हमको पालन करना चाहिए या नहीं चाहिए। सुकरात ने कहा है कि कानून का पालन करना चाहिए या कानून का विरोध करना अनैतिक है। सुकरात ने क्या कहा कि कानून का हर हालत में पालन करना चाहिए। अगर आप कानून का पालन नहीं करते तो वो अनैतिक हो जाता है। यदि कानून का उल्लंघन किया जाता है तो समाज में अव्यवस्था पैदा होगी और वह लोगों की स्वतंत्रता बाधित होगी। जैसे सड़कों के नियमों का उल्लंघन करने पर अव्यवस्था पैदा होगी तथा अन्य लोगों की स्वतंत्रता बाधित होगी। दूसरा क्या कहा है, कानून की उपेक्षा सत्यनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा की उपेक्षा है। अगर आप कानून का पालन नहीं करते तो इससे आपके सत्यनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। लेकिन गांधी जैसे विचारक क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद भी रखना है। गांधी ने कहा कि कुछ परिस्थितियों में कानून के उल्लंघन को नैतिक माना जा सकता है, क्योंकि जो गांधी का जो काल था वो औपनिवेशिक काल था। उसी काल के अनुसार उसने कहा कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं जिसमें कानून का उल्लंघन नैतिक माना जा सकता है। उसके अनुसार यदि कोई कानून व्यक्ति और समाज के विकास को बाधित करता है, इससे व्यक्ति का विकास बाधित होता है या समाज का विकास बाधित होता है, तो उसका उल्लंघन करना नैतिक है। जिस प्रकार उन्होंने नमक कानून जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था उसका उल्लंघन किया था, लेकिन महात्मा गांधी ने इसको नैतिक माना। क्यों? क्योंकि जो नमक था
व्यक्ति की आम ज़रूरत की वस्तु थी और इसके ऊपर कानून बना दिया कि आम व्यक्ति नमक नहीं बना सकता। इससे क्या हुआ, लोगों का जो शारीरिक मानसिक विकास है बाधित होना शुरू हो गया और इसका उल्लंघन को गांधी ने नैतिक माना। दूसरा, गांधी ने कहा कि सतत विकास और समावेशी विकास के विरोधी कानून, अगर कोई ऐसा कानून है जिससे सतत विकास और समावेशी विकास बाधित होता है, अर्थात कुछ ही लोगों को लाभ होता है, उसका उल्लंघन करना भी नैतिक होगा। जिस प्रकार मार्टिन लूथर किंग ने नस्लीय भेदभाव कानून का विरोध किया था, क्योंकि नस्लीय भेदभाव कानून ऐसा था जो समावेशी विकास को रोकता था, सतत विकास को रोकता था, और मार्टिन लूथर किंग ने इस कानून का विरोध किया जो कि वास्तव में नैतिक है। तीसरा पॉइंट है, यदि कोई कानून लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है और स्वतंत्रता को सीमित करता है, उसका विरोध करना नैतिक कर्तव्य है। जिस प्रकार भारत में आपातकाल लागू हुआ था, इससे क्या हुआ, लोकतांत्रिक जो मूल्य है उसका को खतरा पैदा हुआ और लोगों ने इसका विरोध किया, इसलिए जो कि नैतिक रहा है। इसी प्रकार जो हांगकांग में प्रत्यर्पण कानून का विरोध नैतिक माना जाता है। यदि कोई कानून पर्यावरण का विरोधी है, समावेशी विकास के विरुद्ध है, तो वह भी अनैतिक माना जा सकता है। जिस प्रकार क्रेटा थुनबर्ग का विरोध और मेधा पाटेकर का विरोध भी जो विरोध किया, वो उन्होंने कानून का उल्लंघन किया, उसको नैतिक माना जा सकता है। आपको ये एग्जाम्पल लिखने हैं, याद भी रखने हैं। हमने एग्जाम्पल क्या क्या दिखे, जिस प्रकार आपातकाल वाला लिख सकते हैं हम, हांगकांग वाला याद रख सकते हैं, और जिस प्रकार सतत विकास के लिए भी हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और इस प्रकार जो नमक सत्याग्रह कानून है उसको भी लिख सकते हैं। और पर्यावरण से संबंधित हम आज जिस प्रकार हम कह सकते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन भी कानून का विरोध था, मेधा पाटेकर का विरोध भी नैतिक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ऐसे विकास को प्रोत्साहित करने वाला कानून जिसके बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है, मतलब जो सुभेद्य वर्ग है उनका विस्थापन होता है, उसका विरोध करना नैतिक है। इस प्रकार आपने देख लिया कौन से जो मुद्दे हैं जिसको लेकर जो कानून का विरोध करना नैतिक है। कानून का विरोध करना किन परिस्थितियों में नैतिक हो सकता है, ये हमने देख लिया कि कानून का विरोध करना भी नैतिक हो सकता है। कानून का अनुपालन या विरोध के संदर्भ में अपने विचार स्पष्ट करें। क्या सुकरात ने क्या कहा कि कानून का पालन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में व्यवस्था बनी रहती है। अगर आप कानून का उल्लंघन करते हैं तो समाज में व्यवस्था नहीं बनती, समाज में तनाव बढ़ता है और एक दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन होता है, और जो सतत विकास और समावेशी विकास बाधित होता है, गुंडा राज यानी जैसी प्रवृत्ति पैदा होती है। लेकिन गांधी ने क्या किया, कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जिससे उसका विरोध करना नैतिक हो जाता है। नेक्स्ट, कानून को अपने हाथ में लेने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। लोग क्या करते हैं कि कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ तो रीज़न है जिसके पीछे आपको एथिक्स की दृष्टि से देखना है। यदि कानून का क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियां निष्क्रिय या भ्रष्ट हैं तो लोगों का विश्वास ऐसी एजेंसियों से समाप्त हो जाता है। पहली बात तो जो एजेंसी है, न्यायालय है या कोई भी अन्य एजेंसी हैं, वो अगर भ्रष्ट हैं, इससे लोगों का विश्वास कम होता है और उससे क्या होता है, उनके बीच में असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। जब न्याय देर से मिले, तारीख पर तारीख जैसी स्थिति उत्पन्न हो, व्यवस्था की प्रक्रिया जटिल हो, धीमी हो, महंगी हो, तो लोगों का धैर्य समाप्त हो जाता है। तो लोग स्वयं निर्णय सुना देते हैं, जिसका कारण है कि आजकल मॉब लिंचिंग बढ़ रही है। उनको पता है कि ये केस न्यायालय में जाएगा तो उसका सोल्यूशन नहीं होगा, बल्कि टाइम के बाद उसको बरी भी कर दिया जा सकता है। जिस प्रकार रेप होने के बाद लोग मॉब लिंचिंग जैसी घटना को अंजाम दे देते हैं, कोई और घटना देखते हैं, जिस प्रकार गाय तस्करी जैसे मामलों पर मॉब लिंचिंग जैसी घटना को अंजाम देते हैं। ये कारण क्या है, हमारी न्याय व्यवस्था को ऊपर चिन्ह लगाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जब लोग व्यवस्था से असंतुष्ट हो जाते हैं तो व्यवस्था को बदलने के लिए कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। अगर लोग व्यवस्था से असंतुष्ट हो जाते हैं तो कानून को व्यवस्था बदलना चाहते हैं। कानून को हाथ में लेने से रोकने के लिए आप क्या सुझाव देंगे, कि आप जो हमारी कमियां हैं उसको आप सॉल्यूशन में लिख सकते हैं। सुझाव क्या होंगे, कानून का अनुपालन करने वालों को सम्मानित किया जाना चाहिए, चाहे ताकि अन्य लोगों को रोल मॉडल की तरह उनको सामने पेश किया जा सके और उनको प्रेरित किया जा सके। ग्रामीण स्तर पर वृद्ध एवं शिक्षित लोगों की समिति का निर्माण हो, ताकि यह समिति युवाओं को प्रेरित करे। जिस प्रकार एक बार केरल के जो IPS है अधिकारी थे, उन्होंने क्या किया, जो समाज के जो वृद्ध लोग हैं उनकी कमेटी बनाई। कमेटी से क्या हुआ, कमेटी द्वारा युवाओं को शिक्षित किया गया, प्रेरित किया गया, जिसके कारण जो क्राइम रेट है वो कम हो गई।
इसी प्रकार ग्रामीण समाज में संतोष की सूचना पुलिस तक पहुंचाने के लिए पुलिस द्वारा व्यक्ति की नियुक्ति की जानी चाहिए, जिसको हम गुप्तचर भी कह सकते हैं। अगर व्यवस्था ऐसी होती है कि समाज में अशांति हो तो उसको पहले इस पुलिस तक सूचना पहुंचाने वाले की नियुक्ति हो जानी चाहिए। व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया जाना चाहिए ताकि जनता और प्रशासन के बीच में अंतरक्रिया हो और जनता का प्रशासन के ऊपर विश्वास बढ़े और से असंतोष समाप्त होगा। कानून का क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी को पारदर्शी जवाबदेही होना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार समाप्त होगा और असंतोष समाप्त होगा। न्याय प्रक्रिया को तीव्र सरल बनाया जाए ताकि लोगों का विश्वास न्याय प्रणाली में हो, वो कानून का उल्लंघन ना करे। इस तरह से हमने देखा कि जो कानून व्यवस्था उसको बनाने के लिए लोगों को विश्वास कायम करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट में लिखें। इसी तरह से हम एथिक्स को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।